चलो ओके सर। ओके नाउ आपको मैंने क्या बताया था लास्ट सेशन के अंदर, यानी कि अभी स्टेप अप से क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, तो फटाफट से यहाँ पहुंच जाएगा। और जब जब जाता होगा तब वोल्टेज हाई होगा तो स्पीड बढ़ जाए, लेकिन वोल्टेज हाई होने से करंट क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, तो धीरे धीरे उसका लॉस होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो घर में चाहिए वो हाई करंट चाहिए और लो वोल्टेज चाहिए, क्योंकि इतना जो वोल्टेज है ना, वो तो फैक्ट्री के अंदर जो बड़े बड़े डिवाइस है ना वो भी काम नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हमारे घर या हमारी सोसाइटी के बाहर छोटा सा ऐसा ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, जनरली चेक करना। देखा है हमारे क्लास के नीचे भी, आपको याद हो तो कॉर्नर में है वो यस ट्रांसफॉर्मर। सर। तो वो क्या करता है कि ये जो करंट हाई वोल्टेज का है ना, उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल पर्पज में जो डिवाइस के अंदर यूज करना होता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ स्टेप डाउन करता है तो वोल्टेज जो है वो कम कर देते हैं, तो करंट बढ़ जाता है, जो हमारे लिए यूजफुल है। अब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इसमें तो ज्यादा से ज्यादा करंट का लॉस नहीं हो सकता थोड़े डिस्टेंस के लिए, तो शायद इसलिए ही हर एक सोसाइटी के अलग अलग ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे एरिया है निकोल का एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर बना दिया वो हर एक सोसाइटी में, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाने से भी करंट का लॉस ज्यादा होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर भी हमें स्पेसिफिक थोड़े थोड़े अंतर यानी कि स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर डालना ही पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा प्रॉब्लम। हाँ ऐसा भी हो सकता है 3-4 सोसाइटी वाले बिल्डर यदि कॉन्टेक्ट म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके कॉमन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि बिल्डर का नहीं होता ये चीज, आप टोरेंट वालों के कंट्रोल में होती है, या जो पावर आपका प्रोवाइड कर रहा है उसके कंट्रोल में होती है, लेकिन आप आपको उसको रिक्वेस्ट करके ऐसा भी कर सकते हो कि भाई ये 2 सोसाइटी नजदीक है तो कॉमन ट्रांसफॉर्मर लगा देते, यहाँ भी पावर यहाँ भी। और टोरेंट वाले वैसे ही करें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसमें जनरली क्या होता है कि 1-2 साल 3-4 साल के बाद उसमें से जो बड़ा जो ऑयल होता है इसके अंदर, ओके मैं आपको बताऊंगा ऑयल क्यों लगाते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है ना वो कम हो, ओके एडी करंट लॉस कम हो, इसलिए उसके अंदर ऑयल लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो वो ऑयल जो है ना वो चेंज करना पड़ता है थोड़े थोड़े टाइम, यानी कि 2-3 साल के अंदर। ऑयल बहुत महंगा होता है, तो उसका मेंटेनेंस उसका कॉस्टिंग ज्यादा हो जाता है, इसलिए 2-3 सोसाइटी के बीच में अब टोरेंट वाले या दूसरे पावर स्टेशन वाले लगाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, दूर दूर सोसाइटी थी, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अलग अलग घर थे, दूर थे, सो कंपलसरी एक सोसाइटी का सिंगल ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता था। लेकिन अभी ये इश्यू सॉल्व आउट हो गया। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। अब देखो मैंने एक चीज बताई कि 100% एफिशिएंसी तो हो नहीं सकती, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो कॉमन लॉजिक के जो इनपुट पावर जो हम दे रहे हैं, आउटपुट पावर जो मिल रहा है वो उसमें थोड़ा डिफरेंट तो होगा ही। लाइक एग्जांपल 4 मैं समझ लो यहाँ से इनपुट पावर 50 वाट दे रहा हूँ, तो आउटपुट समझ लो 40 वाट मिल रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसफार्मर है वो कितना काम का है, तो उसकी एफिशिएंसी फाइंड करना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है कि आउटपुट अपन इनपुट इनटू 100, आउटपुट पावर यानी कि वी, इनपुट पावर यानी कि वी, VACIS VP वैल्यू डाल दो तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। कोई इजी फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो तो एफिशिएंसी 100% होती है, इसलिए जितना आपने डाला उतना आउटपुट मिला इनटू 100। पता चला ना 100% क्यों है एफिशिएंसी, मेन रीजन क्या है, इनपुट। अब देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर ना हो तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, 90 हो सकती है, 90%। हाँ ना बोलो? यस सर। यस 120% हो सकती है? नो सर। नहीं, क्यों? इसका मीनिंग तो ये हुआ आपने 100 डाला और बाहर 120 डाल मिला, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ओके चलो एक सम ले लेते हैं, अच्छा सा सम है। गुजरात बोर्ड में इसने एनसीईआरटी में तो नहीं दिया था, लेकिन याद आ गया मुझे कि गुजरात बोर्ड में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो याद होते हैं कि इसके अंदर इस बुक्स के अंदर शायद दिए हुए, तो चेक किया तो मिल गया। ओके और एसएल के अंदर भी दिए हुए, तो चाहो तो आप ज्यादा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन शायद ये टॉपिक कट है इस साल की बुक्स के अंदर, यू कैन स्किप न्यूमेरिकल, लेकिन 1-2 न्यूमेरिकल कर लो तो जी नीट के अंदर काम आएगा आपको। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, इनपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ है 110, करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल, करंट IS आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर। ध्यान रखना इनपुट आउटपुट प्राइमरी सेकेंडरी का, इनपुट यानी कि प्राइमरी, आउटपुट यानी कि सेकेंडरी। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है 10, तो क्या क्या फाइंड करना, आउटपुट पावर। बोलो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, याद करो बच्चों, VS/VP था, हाँ ना बोलो? NS/N। यस सर।
तो आउटपुट Yes, वोल्टेज मिल sir. जाएगा। एनएस अपॉन एनपी की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला डालूंगा। 3 फॉर्मूला थे। Oh, अभी सर डिपेंड NS कर अपन रहे हो, NP ये जहाँ डिपेंड कर रहे हो आपको कौन से डेटा दिया हो। मुझे अभी आपको आउटपुट पावर वोल्टेज चाहिए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला डालता हूँ। तो आर कितना दिया हुआ है 10, वीएस नहीं पता है 110 मिल गया। बोलो बच्चों। yes, sir. देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर 110 वोल्टेज दिया था, कितना मिला? ओके 1100, 1 का 10 हुआ ये तो। ओके अच्छी स्कीम है, ऐसा 10 शायद पैसे में होता तो चलो। ओके स्टेप अप एटॉमिक सॉरी एटीएम मशीन, स्टेप डाउन एटीएम मशीन। ओके ऐसा होता तो स्टार सेट स्टेट अप स्टेट सॉरी यार स्टेप अप ही एटीएम होते। चलो कोई बात नहीं। करंट इन प्राइमरी, तो करंट वाला फॉर्मूला डालेंगे। IP अपॉन I। ध्यान रखना है, ये मैं बहुत कंफ्यूज होता था जब स्कूल में होता था ना, तब ये वो पता नहीं चला वीएस ऊपर आता था कि आईपी ऊपर आता, आईएस ऊपर आता है। इसलिए ध्यान रखना, करंट है ना करंट, ओके उसको उल्टा लेना है। आर आईपी नहीं दिया हुआ है, आईएस 110 बोलो मिल जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई ना? हाँ ना सही है सर सही है। 10 है, क्या हुआ? 10 है सर। हाँ IS 10। इसलिए इसलिए ज्यादा करंट क्यों मिल गया, गड़बड़ लगा इसलिए मुझे। चलो 100 एम्पियर। बोलो कोई डाउट सेकंड नंबर का? नो सर। इनपुट एंड No, आउटपुट sir. पावर, पावर का फॉर्मूला क्या था? वी इंटू, अभी इनपुट पावर के लिए वीपी यूज I. करते हैं। वीपी 110, आईपी 100, 11000। कोई डाउट बच्चों? नो सर। आउटपुट पावर का फॉर्मूला वीएस और VS आईएस। into I. लेकिन बच्चों यदि आपके पास थोड़ा दिमाग हो गए मुझे पता है, और थोड़ा उसको अंदर जाखो क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, आइडियल। अब मैंने एक चीज बताई थी, आइडियल के लिए 4 आइडियल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पावर इनपुट पावर क्या होता है बच्चों? सेम। इक्वल। तो क्यों इतनी झंझट में पड़े, डायरेक्ट बता दो 4 आइडियल ट्रांसफॉर्मर PS इज इक्वल टू PP और इज इक्वल टू 1000। बोलो कोई डाउट्स? नो सर। पक्का ऐसे, इससे ज्यादा अलग अलग टाइप के सम नहीं हो सकते। ओके बहुत इजी है, एमसीक्यू में आपके मार्क्स खींच सकते हैं इस टाइप के सम को। तो थोड़े से बेसिक कंसेप्ट है जो हम फटाफट से देख लेते हैं कि जनरली ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें स्मॉल एनर्जी लूज होता है, यानी कि जो हम ट्रांसफॉर्मर से जो पावर जो है, मैंने अभी बताया ना कि एक्चुअली आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो ही नहीं सकता। अब ट्रांसफर कर रहे हो करंट को, वोल्टेज को, तो कहाँ तो कोई थोड़ी एनर्जी तो लूज होगी। वो कहाँ कहाँ यूज होती है? तो फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लीकेज। रीड करो आप, फ्लक्स लीकेज यानी कि क्या, समझ लो कि ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ये आपकी कोयल है। कहाँ फ्लक्स लीक होता है? देखो पता चल गया होगा आपको शायद, तो यहां से जो फ्लक्स हुआ, जरूर नहीं कि सारा का सारा फ्लक्स यहाँ ही चला जाए, कोई फ्लक्स ऐसे बाहर ही आ जाएगा, कोई फ्लक्स बाहर चला जाएगा, हाँ कि ना? हाँ हम यदि Yes. वो वाला कौन सा यार, अरे यार सॉफ्ट आयरन को ले तो ज्यादा से ज्यादा करंट, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को अंदर डाल सकते, लिंक कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नॉट 100%। कोई तो करंट होगा ना जो यहाँ से बाहर निकल के अंदर चला जाएगा, थोड़ा तो कोई एक आध लिंक तो ऐसा वायर, ऐसा फील्ड लाइन तो होगी जो थोड़ी तो बाहर चली जाती है, उसको हम फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। कोई डाउट इसमें फ्लक्स लीकेज में? नो सर। ओके पुअर डिजाइनिंग ऑफ कोर या एयर गैप, यदि दोनों के बीच में एयर हो तो एयर में चला जाता है फ्लक्स, ऐसी चीज की वजह से जनरली फ्लक्स लीकेज होता रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर। वो फ्लक्स लीकेज इज नथिंग, यानी कि अब कॉमन लॉजिक है कि आपके पास एक कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ फील्ड, आपको पता है ना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिंक विद द एरिया। तो इसमें समझ लो 50 नंबर ऑफ टर्न लाइन लिंक हो रही है, वही चीज है, लेकिन इसमें
25 हो रही है, 30 हो रही है, तो कॉमन लॉजिक ये जो नंबर ऑफ लाइन यानी कि नंबर ऑफ टर्न एन जो है वो फ्लक्स में लिंकेज यानी कि फ्लक्स के अंदर फ्लक्स की वैल्यू जो है वो ईएमएफ में जनरेट 100% क्या होती होगी, इफेक्ट करती होगी. सो डेट्स वाई यदि आपकी डिजाइन पुअर है या एयर गैप है या कोई प्रॉब्लम्स है तो आपकी कोइल्स के अंदर लीकेज हो सकता है. फ्लक्स का लीकेज यानी कि जो एक्चुअली मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा आपको. कोई डाउट इसमें? नो सर. नो सर. ओके तो इसको रिड्यूस करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल को क्या कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर कर सकते हो. ओके रिड्यूस बाय वाइडनिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल वन ऑन द अदर. और डिजाइन एक्चुअली मेरे पास अभी फोटो नहीं है लेकिन आप ट्राई करना. ओके नेट पे मिल जाएगी. नए टाइप की जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना उसकी डिजाइन थोड़ी डिफरेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ऐसा कुछ होता है ये. और सिमिलरली ये ऐसा कुछ होता है. पता चला आपको? यस सर. समझ में आया ना? ओके तो ऐसे डिजाइन करने से हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स लीकेज कम कर सकते हैं. दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग. कॉमन लॉजिक है कि आपने जो वाइंडिंग किया हुआ है उसके अंदर जो वायर है वो वायर यानी कि कंडक्टर है. तो मैंने एक चीज बताई थी, कंडक्टर चाहे कितना भी अच्छा हो थोड़ा तो रेजिस्टेंस उसका होता ही है. हाँ ना बोलो? यस सर. थोड़ा रेजिस्टेंस होता है तो थोड़ा भी करंट पास होने से हीट जनरेट हो गया, I2I फॉर्मूला के हिसाब से. समझ लो कि आपने अच्छा मटेरियल यूज कर लिया, स्टील यूज कर लिया जिसका रेजिस्टेंस शायद कम होता है कंपेयर टू अदर, लेकिन उसका मीनिंग ये तो नहीं है ना कि वो जीरो रेजिस्टेंस वाला है. जीरो रेजिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता. रेजिस्टेंस तो होता ही है मटेरियल के अंदर, काम होगा लेकिन होता तो है ही ना. तो कम लेकिन फिर भी करंट जो एनर्जी है वो तो लॉस हुई ना हमारी वाइंडिंग की वजह से. बोलो क्लियर? तो दूसरा क्या होता है, वायर जो जनरली जो वायर हमने यूज कर रहे हैं वाइंडिंग में उसकी रेजिस्टेंस, उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है उसकी एनर्जी, उसकी वजह से हीट लॉस होता है इस प्रकार के फॉर्मूले से. अब उसको कम करना है तो क्या कर सकते हो, थिक वायर यूज कर सकते हो. अब थिक वायर क्यों, कोई बता सकता है? हेलो? रेजिस्टेंस कम हो. लेकिन आप कौन से बेसिस पे बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस थिक वायर का काम होगा? रोला. वेरी गुड. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यस वेरी गुड. रोला. ओके आर इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, रो ला. अब थिक वायर होगा उसका एरिया कम होगा, ज्यादा होगा. अरे सॉरी एरिया ज्यादा होगा, थिक वायर होगा उसका, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा. कोई डाउट बच्चों? नो सर. ओके तो एक रेजिस्टेंस रीजन था. एडी करंट. एडी करंट तो पता है ना आपको क्या होता है वो चीज, कि अभी डिटेल में समझाऊं मैं आपको? यस सर. ओके ना सर यानी पता. कि जब कोई करंट पास होता है, करंट की वजह से जो करंट का चेंजेस होता है, चेंजेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से नया दूसरा करंट जनरेट होता है. वो दूसरा करंट ये वाला ओके. कोई डाउट इसमें? नो अब सर. एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे थे, लेमिनेटेड को. ऑलरेडी ये टॉपिक वो बहुत अच्छे से डिटेल्स में हमने आगे के चैप्टर में सीख लिया, इसलिए अभी टेम्पररी खाली बता देता हूँ कि ये फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे होते हैं करंट को कम करने में या एनर्जी लॉस्ट करने में. एक हिस्ट्रेसिस, वो भी पता ही होगा हिस्ट्रेसिस के बारे में भी. आपको पता हो तो ये देखो, एक आपके पास एक ये है हार्ड कोर और आपके पास एक ये है, कौन सा ज्यादा अच्छा होता है? ये वाला. क्यों? इसमें लूप याद करो, या हिस्ट्रेसिस कर्व, सॉफ्ट आयरन कोर का कर्व ऐसा होता है, याद आया? यस जिसकी सर. वजह से एनर्जी लॉस कम होता है. तो वो टॉपिक आप इसके अंदर डिटेल में समझ सकते हो अपने हिसाब से. ऐसा जरूरी नहीं कि ये लैंग्वेज जो टॉपिक लिखे हुए वही लिखो, आपको खाली यही याद रखना है क्योंकि आपने हिस्ट्रेसिस कर्व के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में सीख चुके हो. तो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ इस टॉपिक में जो लैंग्वेज या सेंटेंस लिखे वही चीज आपको यहाँ लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर जो आप हिस्ट्रेसिस के बारे में पता है आपको. ओके इसलिए मैं आपको रीड भी नहीं कर रहा हूँ. ओके चलो रीड तो कर ही देता हूँ लेकिन समझ अपने हिसाब से समझ लेना. तो रिपीटेडली रिवर्स द अल्टरनेटिंग फील्ड क्या होता है आपको पता होगा. ऐसे करंट जो होता है लाइक एग्जांपल फॉर क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, समझ लो कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना. तो फील्ड कहाँ जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो बच्चों. यार थंब कहाँ जा रहा है, फिंगर को रेड ऐसे घुमाओ. ऊपर ऊपर. अब
अब एसी करंट है तो डायरेक्शन चेंज भी होगी। इनवर्ड जनरली हमारे घर पे जो आती है एसी करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका मीनिंग एटलीस्ट वो 50 टाइम ऊपर नीचे, ऊपर नहीं 50 50 100 टाइम ऊपर नीचे हुआ, चेंज हुआ। यस सर तो एक सेकंड के अंदर ये जो करंट है ना वो 100 टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से जनरली हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस लॉस होता है। और उसको कम करने के लिए resulting the expending the energy in the core apparatus as a heat and it's kept to minimize minimum by using the magnetic material। आप कम से कम मैग्नेटिक मटेरियल यूज करो तो ज्यादा से ज्यादा, सॉरी लो से लो हिस्टैरिसीस लॉस हो सकता है। बोलो क्लियर? स्टील यूज करना बेस्ट है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन याद रख लेना। जनरली स्टील या ऐसा कुछ मटेरियल था, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसा मटेरियल था जो ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट आयरन को बेस्ट है वो वैसे तो। ओके, बोलो कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर ये जो टॉपिक था उसको नाम यदि एग्जाम में पूछे तो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हो क्या? एनर्जी लॉस इन ट्रांस, एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे तो एनर्जी लॉस ट्रांसफॉर्मर तो आपको ये लिखना है, फ्लक्स लीकेज, उसके बारे में एक फिगर। जब भी कोई टॉपिक फिजिक्स में हो ना, तो फिजिक्स के टीचर है ना, उसको सबसे ज्यादा जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लव किसको होता है पता है? एक तो अपनी वाइफ से और एक फिगर से। ओके, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम आप बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा उसको मजा आएगा पेपर चेक करना। ये मेरा अपना खुद का फीलिंग है, इसलिए बता रहा हूँ। वही चीज आप दूसरे टीचर के, क्योंकि फिजिक्स है ना वो एक सेम मेंटालिटी वाले टीचर ही होंगे, जनरली देख लेना। मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कोचिंग में नया इन्वेंशन या नया कुछ किया हो ना तो फिजिक्स के टीचर ही करते, बाद में उसका कॉपी मार के केमिस्ट्री और मैथ्स वाले चलाते। यदि मैथ्स वाले इंजीनियर है तो वो कर सकते, बाकी बीएससी एमएससी वाले है तो वो भी एक इंजीनियर की कॉपी ही लगाते। मैंने ये इसके अंदर देख लिया लॉकडाउन के अंदर। अब मानोगे नहीं, जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया ना ऑनलाइन में, आपको पता है ना, याद हो तो मैंने मार्च में लेक्चर रेगुलरली स्टार्ट कर दिया था, वीडियो भेजना यस सर। मार्च के एंडिंग या अप्रैल के स्टार्टिंग में। अब याद करो वो टॉपिक, जब पहला वीडियो मैंने भेजा था, सेकंड चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें मैंने क्या किया था, वो रिटर्न पेड का यूज करके भेजा था। अब बोलोगे सर रिटर्न पेड तब कहां से आया, क्योंकि तब तो लॉकडाउन चल रहा था। तो मैंने क्या पता है आपको, मुझे जैसे ही न्यूज मिला लॉकडाउन है और लॉन्ग टर्म चलने वाला है, थोड़े टाइम के लिए ऑनलाइन शॉपिंग चल रही थी, तो एकदम बंद नहीं हुआ था, थोड़े दिन के लिए। याद करो 15 मार्च से जब खाली क्लासेस और मल्टीप्लेक्स के अंदर जो लॉकडाउन हुआ, यानी कि बंद हुआ ना मल्टीप्लेक्स, तभी मुझे एक अंदर से भनक लग गई थी कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, तभी से तुरंत मंगा लिया। अब मानोगे नहीं, पूरे एरिया में किसी के पास ये जो राइटिंग पैड है ना वो नहीं था। मेरे वीडियो देख के कितने स्टूडेंट टीचर्स ने मुझे भेजा कि सर इसकी लिंक भेजो, हमें परचेस करना है, और कैसे वीडियो बनते हैं। इसका मीनिंग ही यही है। तो काफी सारी चीज नए इन्वेंशन होते हैं फिजिक्स के टीचर्स करते हैं। ऐसा मैं फिजिक्स का टीचर हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ अपने लिए, लेकिन ये एक ट्रूथ है, ये आप अभी नहीं फील करोगे, इंजीनियरिंग में जाके फील कर लेना। तो यानी कि यदि आपको टीचर को इम्प्रेस करना है तो ये फिगर डायग्राम से इम्प्रेस कर सकते हो। अब तब क्या होगा पता है, और फिजिक्स के टीचर स्मार्ट होते और क्या करते, डायग्राम देख लेते, पता चल जाता है इसने अंदर सही लिखा होगा कि गलत लिखा होगा। डायग्राम ही सच्चा है तो कॉमन लूज उस डायग्राम के बेसिस पे जो आपने लिखना है वो तो आप इजीली लिख सकते हो ना। हेलो, यस सर। यस सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी टॉपिक हो, इसमें आ रहा हो कि ना आ रहा हो, खुद से बना के भी डायग्राम और फिगर ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स के पेपर में रखो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, गारंटी में देता हूँ। आप एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स मिलोगे। क्यों? क्योंकि एक फिजिक्स का टीचर होता है ना जनरली आलसी भी होता है, ज्यादातर क्या होता है उसको थियरी में है ना बहुत पता नहीं, उसको हेडेक चलना स्टार्ट हो जाता है, ये सब कुछ रीड करने में। तो स्मार्ट तरीके से यदि उसको पेपर चेक करना है तो क्या करेगा, डायग्राम देखेगा, उसको लगेगा कि ये डायग्राम अच्छा है, प्रॉपर टॉपिक इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो डायग्राम देख के ही मार्क्स दे देंगे आपको। ओके, ये आपको सीक्रेट बता दिया, अब डिपेंड कर रहा है आप उसका अप्लाई करो ना करो। तो फ्लक्स लिंकेज, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, एडी करंट, ये सारे जो टॉपिक थे जो जनरली हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर एनर्जी लॉसेस के अंदर हम लिखते थे। बोलो कोई डाउट किसी को?
No, sir. No, sir. क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड, ओहो, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन 6 वोल्ट बेड लैम्प, कोई बता सकता है? 6 वोल्ट का बेड है, बेड लैम्प है, कौन से ट्रांसफॉर्मर उसमें यूज Step करूंगा? down. कॉमन लॉजिक, क्योंकि Step down. 230 वोल्टेज का मिल रहा है, 220 वोल्टेज का मिल रहा है हमें तो रेगुलर इलेक्ट्रिक लाइन में से, इसलिए ओके। अब समझ लो कि मुझे एक घर के अंदर एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर है, बड़ा सा रेफ्रिजरेटर चलाना है जिसका वोल्टेज 280 वोल्ट है, तो कौन सा यूज करूंगा मैं? Step up. ओके, Step पता up. चल गया ना ये कॉन्सेप्ट का। Yes, sir. व्हाट इज मीन बाय व्हाट लेस कंपोनेंट ऑफ करंट। ध्यान रखना ये एक चीज ऐसी है जो जनरली एमसीक्यू या क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत बार देखी हुई है, ओके, जो शायद एनसीईआरटी में कहीं उसका जिक्र नहीं किया हुआ है कि व्हाट लेस कंपोनेंट। अब यहाँ व्हाट लेस वोल्टेज भी शायद हो सकता है, लेकिन करंट ज्यादातर यूज होता है। व्हाट लेस का मीनिंग क्या? व्हाट किसका यूनिट है, कोई बता सकता है? बता Power. सकता है कोई? व्हाट पावर। और लेस का मीनिंग? लेस, पावरलेस। तो ऐसा कम. करंट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वॉटलेस करंट। What less? ऐसा करंट जिसके अंदर क्या नहीं है बच्चों? पावर नहीं है, उसको हम वॉटलेस कंपोनेंट बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला हो जाएगा IRMS इंटू साइन फाइव। एग्जाम में पूछेंगे, याद रख लेना, IMP टॉपिक है। हिडन टॉपिक बोलते हैं ना, हिडन टॉपिक यानी कि जब टीचर को भी उल्लू यानी कि उसका मजा लेना हो तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। ये कोई ऐसे हवा मार रहा है कि भाई ये मुझे पता है, इतना पता है, ऐसे इस टाइप का टॉपिक है जनरली कम पता है स्टूडेंट्स को। चलो, ये तो आपने ऑलरेडी मैंने आगे सिखा दिया कि LCR सीरीज सर्किट में वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंट, ओके, cos 0 याद है ना ये तो? Yes, sir. ऐसी सर्किट LCR Yes, सीरीज sir. के अंदर बता दिया था। चलो बताओ आंसर, चलो देखते हैं आपका टॉपिक कितना कम AC circuit Second. only. AC circuit. बताओ। Number of turns in primary. Magnitude of EMF across the secondary of transformer does not depends on, Sorry, sir. Resistance. Resistance पे depend नहीं करता. ओके। देखो फॉर्मूला क्या था, याद करो। सेकेंडरी प्राइमरी किसके ऊपर डिपेंड था, याद करो। Voltage और current. वोल्टेज के Voltage, number of turn और current. और करंट, ओके, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ना पता चले ना ऐसे कोई क्वेश्चन तो उसके फॉर्मूला को थोड़ा रिवाइज करने का ट्राई करो कि इसका फॉर्मूला कहीं कोई नंबर ऑफ टर्न आ रहा था, यस तो नहीं आ सकता, फर्स्ट सेकंड तो गया, थर्ड तो EMF तो यस V भी आ रहा है तो ये भी गया, तो बचा क्या? रेजिस्टेंस, ओके। तो ऐसे आंसर निकाल सकते हो। बताओ चलो कौन सा सही है? Option A. वेरी गुड A. है, अभी भी है और दूसरे ऑप्शन भी है हमारे 3. पास। Third. ये तो है ही सही, Third. लेकिन एक्चुअली क्या है? थर्ड सही है, Third. 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 Option ओके। 3. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? आइडियल ट्रांसफॉर्मर है इसलिए, और पावर सेम होते हैं, यहाँ पावर की कोई जिक्र नहीं। देखो फर्स्ट ही रॉन्ग ही है, चलो ये तो मैं ऐसा भी बोल रहा हूँ, फर्स्ट रॉन्ग ही है। बोलो कि क्यों सर? पावर का चेक करना है आपको, V और I का रिलेशन चाहिए, दूसरा किसी का हो ना हो, V और I का रिलेशन आपके पास होना चाहिए। यदि आपने ये नहीं लिखा हो तो भी ये थर्ड ही आंसर आता। बोलो कोई डाउट? No, sir. No. No. थोड़े से मिक्स क्वेश्चन है, यदि आपको दिक्कत ना हो, लेट ना हो रहा हो तो मैंने 15 मिनट वैसे लेक्चर लेट कर दिया है, तो टॉपिक कंप्लीट करके लेक्चर्स को और इस चैप्टर को खत्म करो। करा दो, 2-3 सर्किट है खाली, फटाफट से करा करा दो, देता हूँ। सर. चलो Correct. ओके, बोर नहीं हो रहे हो ना यार? No, sir. मजा आ रहा है No, sir. पक्का? मजा आ रहा है ना तो कराओ, बाकी हाँ, हाँ Yes, सर, करा दो. क्योंकि ऑनलाइन है उसमें भी 1 घंटा हो गया ऊपर, तो शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लाइव के अंदर यदि 1 घंटे बैठने में दिक्कत होते तो ऑनलाइन में तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा सभी को। चलो बहुत इजी है, फटाफट से करते हैं। चलो C और L क्या है, पहले ये करते हैं सेकंड नंबर का। चलो इजी से स्टार्ट करते हैं, हार्ड पे जाते हैं। सेकंड नंबर का L और C क्या है बच्चों?
इसको रेजिस्टेंस Series मानो, में। इसको रेजिस्टेंस मानो तो Z, या उसको हम जनरली एक्सएल लिखे तो क्या होगा, उसको एक्स ही लिखते हैं। ओमेगा। सीरीज के अंदर है तो रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, Addition. Addition. तो एक्सएल प्लस एक्स ही होगा। अब इसके साथ आर क्या है, Parallel. मैंने याद हो तो मैंने आपको बताया था, पता है कि जब ये एलसी आरसीएल सीरीज सर्किट में पैरेलल सब कुछ बता रहा था, मैंने बताया था आपको, जो याद करवाना एक टॉपिक है जो मैं आपको लेक्चर्स के अंदर या जेनीट के लेक्चर्स के अंदर समझा दूंगा। ओके, तो आज का सेशन था लास्ट ही, तो इसलिए अभी समझा देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। आर पैरेलल है तो एक्चुअली नेट इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/xl। बहुत इजी, मजा आने वाला है आपको, क्योंकि ऐसे ही आप इसके अंदर टाई हो गए हो अभी। तो एक्सएल प्लस एक्सएल, अब इतना नहीं छोड़ना है, सोल्व पूरा करना है तो क्या करोगे बोलो, अरे भूल की नहीं मैंने, ओमेगा एल प्लस वन अरे अपॉन यार ओमेगा। कहाँ क्या यार, उल्टा कर दिया यार, एडिशन कहाँ से होगा, पैरेलल है, कहाँ ध्यान था यार आपका भी। कोई नहीं बोला यार 15 स्टूडेंट में से कि सर आपने सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। अरे सॉरी, इम्पीडेंस जेड, एक तो आर और एक एक्स एल सी, आर इंटू एक्स एल सी अपॉन आर प्लस एक्स एल सी, रेसिप्रोकल कर दे तो z इज इक्वल्स टू आर प्लस एक्स एल सी आर इंटू एक्स एल सी। ऊपर बराबर लग ऊपर प्लस આવશે, हाँ, क्या हुआ, પ્લસ ऊपर ઉપર Z આવશે, આવશે 1/Z नहीं था, Z आवશે। पता नहीं जेड नो रेसिप्रोकल नहीं कर। अरे हाँ हाँ सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया नहीं, अरे हाँ सॉरी, યસ સર, ऑलरेडी नीचे मल्टीप्लाई होता है ना, लेकिन मैंने ऑलरेडी फाइनल फॉर्मूला लिख दिया। चलो तो z आ गए आपको, आर एक्स एल सी ओ में एक्सएल ओके, बाद में पता है ना आपको ओमेगा एल, यस सर, और यहाँ क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा। तो ऐसे बाकी के सम है, खुद ट्राई करना, आदमी उसका बाद में मैथमेटिकली ट्राई करना, जितना हो सकता है उतना सोल्व करना। ओके, एलसीएम लेके बाद में कट कर देना, बचाओ आपका आंसर। डाउट इसमें, नो सर। નો सेम સર, यही चीज आप खुद से कर सकते हो, पैरेलल है यस सर। एक्सएलसी, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता, अब तो आप टाई हो इसके अंदर, एक्ससीएल एक्ससी इंटू एक्सएल अपॉन एक्ससी प्लस एक्सएल। अब उसके साथ आर सीरीज, नेट इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू एक्ससीएल प्लस आर, कर लोगे ना खुद अब तो। યસ સર, यस सर। अब जो बोर हुए ना, अब उसकी आवाज बढ़ गई है बोर यानी कि जो थके है ना, उसकी आवाज बढ़ गई है। यस सर कर लोगे, ऐसा बोल रहे, जान आ जाती, हाँ सर कर लेंगे, लेकिन बस आप पीछा छोड़ दो हमारा, ऐसा नहीं पढ़ सकते यार, पढ़ना है ना तो पूरा सर इस्तेमाल 1 कर लो। अपॉन ओमेगा सी आर। अरे हाँ यार यार सॉरी सॉरी सॉरी, अब ऐसी छोटी चीज में ही भूल कर देते नहीं, बाद में आप सिंप्लीफाई कर लेना, मैथ्स क्या मास्टर हो ना अब तो, और बायो वाले भी, ये तो बेसिक मैथ्स है, तो आप ऑलरेडी 9 8 10 स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। फायगा ना यार, मैं एडिशन करने का बोल रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने का, यस सर। हाँ सर आएगा, तो ये खुद ट्राई करना थर्ड नंबर का। ओके, भेज देता हूँ मैं पीडीएफ फाइल आज की, ओके, या पीपीटी भी भेज देता हूँ पूरे चैप्टर्स की, पूरे चैप्टर की पीपीटी भेज दूंगा, तो बाद में आपको आगे की पीपीटी देखने की जरूरत नहीं है। रिविजन्स करना अच्छे से, सारे फॉर्मूला लर्न करके रखना। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल तो आई थिंक सारे हो गए होंगे, लेकिन फिर भी एक आध दो बच्चे होंगे वो, और एक्सरसाइज कराने वाला, उसके डाउट सेशन रखूंगा। बेसिक फॉर्मूला वाइज जो सॉल्व होता है उसमें फॉर्मूला बता दूंगा, और अच्छे क्वेश्चन है उसको पूरा सोल्व करा दूंगा। और उसके बाद एक जी नीट का लेक्चर्स ले लूंगा,
जिससे आपकी पूरा का पूरा चैप्टर आराम से अच्छे से खत्म हो जाए। और यदि बाद में टाइम बचता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले लेते हैं, वो शायद 3-4 लेक्चर्स का ही काम है, 4 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ओके, क्लियर है बच्चों? तो आज का Yes, सेशन यहाँ sir. रखते हैं हम। यहाँ सेशन के साथ आपका ये चैप्टर की थियरिकल कॉन्सेप्ट और बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो रहे। अब डाउट सेशन एक एग्जाम्पल और एमसीक्यू के रख के इस चैप्टर को बाद में हम खत्म करेंगे। ओके, लेकिन प्लीज जो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने जो बताए हुए उसको अपने आप में एक सीरियसली लेके उसको अप्लाई करना स्टार्ट करना। कंसिस्टेंसी ये शब्द है ना अपनी लाइफ के अंदर डाल देना तो ही रिजल्ट आएगा। कॉपी मारने से रिजल्ट नहीं बनेगा कभी, वो आपका आप नुकसान कर रहे हो। ओके, चलो रखते लेक्चर्स यहाँ, बाय।